नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की। दरअसल बिहार में चुनाव बेहद नजदीक हैं और जब किसी राज्य में चुनाव का वक्त हो तो हर तस्वीर जो है वो राजनीतिक हो जाती है और हर घटना बहुत बड़ी हो जाती है। और अगर बात बिहार की हो तो यहाँ पर तो पिछले कुछ दिनों से कई बड़ी घटनाएं चर्चा का विषय है। हम सभी जानते हैं पिछले कुछ वक्त में बिहार में किस तरह से लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब बिहार में एक और संदिग्ध मौत ने बवाल खड़ा कर दिया है। यहां पर बेउर जेल के करीब एक बैंक मैनेजर की लाश कुएं में पाई गई। जी हां, 24 घंटे से लापता ये बैंक मैनेजर बताया जा रहा था। 24 घंटे से लापता इस बैंक मैनेजर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन पुलिस उनको खोज नहीं पाई। और आखिर में क्या हुआ? अंत में उनकी डेड बॉडी उनके वाहन समेत अंधे कुएं से बरामद हुई। और यह अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला होता है। इस संदिग्ध मौत पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति तो होगी ही, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, हाल ही में हमने आपको पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में ही वो आंकड़े भी दिखाए थे कि किस तरह से कुछ महीनों में ही 1700 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं हत्या की। और ऐसे ही तमाम लूट, डकैत, चोरी की तमाम घटनाएं देखने को मिली। और आपराधिक गतिविधियां तो इतनी ज्यादा बिहार में बढ़ गई हैं कि यहाँ पर क्या नेता, यहाँ पर क्या व्यवसायी, क्या पुलिसकर्मी, क्या आम जनता, सभी अब कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उस पर जमकर सियासत भी होती हुई नजर आती है। इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कहा जा रहा है और ये पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से आखिर कैसे इस आपराधिक गतिविधि से यहाँ पर हड़कंप मच गया है, देखिए रिपोर्ट। और उसके बाद उन लोग कुछ पिला के यहाँ लाके फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया ये मौत का जिम्मेदार है। आशा हो रहा है क्या? पटना में एक और परिवार रोता बिलखता हुआ, एक और परिवार के दिलो दिमाग पर कभी ना मिटने वाला जख्म। ये जख्म सालों तक नहीं, जो जब तक जिंदा रहेगा उसे सालता रहेगा। और अब देखिए ये तस्वीर, ये सीसीटीवी तस्वीर तब की है जब बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण जिंदा थे। रात 1 बजे उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और सुबह कुएं से स्कूटी समेत उनकी लाश मिली। वीडियो में दिखा है 10:10 पे ये वहाँ से निकलते हुए 10:24 के करीब इनको देखा गया है। बिगरापुर बीच में इनको कंटिन्यूसली देखा गया है। ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं और अकेले स्कूटी चलाते हुए बाईपास रोड होते हुए बिगरापुर बाईपास 10:24 के करीब देखा गया है। उसके बाद रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के सीसीटीवी में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। सो प्रथम दृष्टया जो ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट, बट पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। कल दिन भर यहाँ पे आकर के पूरे एरिया को छाना गया था। इनका चप्पल और रुमाल भी यहाँ से कुछ दूर खेत में मिला है, जहाँ पे देखने से लग रहा है कि बाइक नीचे गई है, फिर पीछे आई है, चप्पल वहाँ छूटा है और फिर आए हैं। ये पगडंडी भी टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोग हर एंगल से जाँच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या ये सुसाइड का मामला है या कोई फाउल प्ले है। तो हर एंगल से टेक्निकल और अन्य जो है तकनीकी। पटना में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लापता ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का शव घंटों बाद मंगलवार को मिला। शव बेउर इलाके के हसनपुरा गांव में एक कुएं से मिला। वहां कुएं में ही उनकी स्कूटी भी मिली। ये हत्या है या आत्महत्या, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। अभिषेक वरुण जी मलाही पकड़ी में रह रहे थे। ये 13 तारीख को इनका कोई डिपार्टमेंटल पार्टी था गणपति उत्सव हॉल में। वहाँ से ये 10 बजे रात के आसपास निकले और स्कूटी से निकले
और 3 बजे सुबह तक इनके परिजनों से बात भी हुई है। आखिरी कॉल में ये बात किए हैं कि हम मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ दीवार सा है और अंधेरा है। हालांकि पुलिस के अनुसार ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण नशे में थे। वैसे जहां शव मिला है वहां करीब 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। बाइक या स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। अब ब्रांच मैनेजर यहां तक कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जानकारी यहाँ अभी बेटा आया था तो खबर दिया, कल से खोज रहा है पूरा, तो वो खोज रहा है और यहाँ आकर के हमको बोला जैसे उसका बॉडी मिला है। हम तो उम्मीद में थे जब वो बचा नहीं होगा। भर रात सोए नहीं है, मेरी वाइफ बेहोश हो रही है गिर गिर करके। बहुत प्यारा, बहुत समझदार मेरा बच्चा था, खूब डेवलप कर रहा था। तो दुश्मन तो बहुत है। इससे रात में फोन करवाया है, वाइफ को जो फोन गया जो बता रहे हैं, फोन इससे करवाया गया, एम्बुलेंस को फोन करवाया गया, एम्बुलेंस घूम घूम करके चली गई और उसके बाद इसका सब इसमें मिला। एक्सीडेंटल इसमें घुस जाएगा, इसमें आपको स्कूटी आ जाएगा। हैं आप लोग चढ़ के आए हैं अपने गाड़ी से, आए हैं चढ़ के कि वहाँ रोक दिए हैं, इसमें लेके आप आ जाइएगा। बाइक नहीं आएगी, स्कूटी कैसे आ जाएगा? कोई इनको कुछ कह के गाइड करते हुए आगे से यहाँ लेके आया। वो परिचित आदमी था, तब उसके साथ चले आए। आपको पार्टी में बुला के और उसके बाद वो लोग कुछ पिला के यहाँ ला के फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया ये मौत का जिम्मेदार वो है। बेटी भी गई थी, उसको माँ बेटी को भेज दिया और उसके बाद साजिश के तहत इसको ओवर ड्रिंक कराया गया है। साजिश के तहत इसके लोग दोस्त लोग ही दारू पिलवाए ओवर। बता दें कि अभिषेक वरुण अपनी फैमिली के साथ रामकृष्ण नगर इलाके में रविवार रात एक पार्टी में गए थे। पत्नी और बच्चों को फंक्शन में शामिल होने के बाद घर भेज दिया, लेकिन वो खुद वहीं रुक गए। रात 3 बजे पत्नी को फोन कर कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। घटना की सुबह यानी सोमवार से ही परिजन उन्हें तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। राजधानी पटना में आज सुबह पुलिस को एक ऐसी लाश मिली जो कि बेउर जेल इलाके के खेत में कुएं में मिला। ऐसे में पूरे पटना में हड़कंप मच गया। जिस तरह से लगातार राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में हत्या की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में एक और शख्स की लाश मिलना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपको बता दें कि शख्स की पहचान जो है अभिषेक वरुण के नाम से हुई है, जो कि ICICI लोम्बार्ड बैंक में बैंक मैनेजर था। और ऐसे में देखिए, रविवार की देर रात से अभिषेक लापता थे। उनके परिजनों द्वारा कंकरबाग थाना में जो लापता की शिकायत है वो सोमवार को लिखवाई गई थी, लेकिन उसके ठीक 24 घंटे बाद जो है अभिषेक की लाश बेउर जेल इलाके के एक कुएं में मिलती है। अब सवाल ये है कि पुलिस इस पर 2 एंगल से छानबीन कर रही है। एक वो एंगल जो कि हत्या का है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि अभिषेक एक समारोह में थे, जिस समारोह से वो अपनी बीवी को घर भेज देते हैं और अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने चले जाते हैं। और ऐसे में अभिषेक उसके बाद से गायब है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों की साजिश जो है वो परिवार आरोप लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव यानी ड्रंक एंड ड्राइव का भी जो पूरा केस है उस एंगल से भी छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजधानी पटना में इन हत्याओं का दौर कब थमेगा? किस तरह से लगातार हर दिन जो हत्याएं हो रही हैं, जो लाशें सामने आ रही हैं, आखिर उसका हिसाब सरकार कैसे लेगी? और क्योंकि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रही है और चुनावी साल है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये मामला जो है ये अब राजनीतिक होते जा रहा है। पुलिस खोजबीन में परिजनों के साथ लगी हुई थी। कंकड़बाग थाने में केस दर्ज हुआ। मृतक अभिषेक वरुण के पिता वरुण मोहन का आरोप है कि ये हत्या है। किसी परिचित ने ही इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद शव को स्कूटी के साथ कुएं में फेंक दिया गया। आत्महत्या करना होता तो ट्रेन से कट जाते, गंगा में कूद जाते। इतनी दूर आखिर क्यों जाते? इसकी जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए।
बता दें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं का दौर जारी है और इसी बीच ये सनसनीखेज मामला भी सामने आ गया। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत कैसे हुई, लेकिन विपक्ष को सरकार पर अटैक का मौका मिल गया है। पूरे देश के मानक में आप जाएंगे तो आपराधिक घटनाओं में, संगीन आपराधिक घटनाओं में, बलात्कार के घटनाओं में, व्यक्तिगत हमले के जो एक दूसरे को हो रहे, ये बाढ़ सी आ गई है और ये आंकड़ा बिहार का नंबर 1 पर हो गया। जो आपराधिक घटना घट रहे हैं वो सब अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग लोग हैं। व्यवसायी पर अलग जो है संगठित हमले हो रहे हैं, जो लोग छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं उनके अलग हो रहे हैं, जातीय उन्माद वाले हमले अलग हो रहे हैं। इसके बाद मानसिक तौर से जो विक्षिप्त तरीके के लोग हैं, जो डाइन के का मतलब अंधविश्वास के हमले अंधविश्वास पर हो रहे हैं, तो ये कौन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि अपराधियों में एक कंपटीशन की भावना आई है कि भाई तुम 1 करोगे तो हम 4 करेंगे, 4 करोगे तो हम 5 करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये विशुद्ध रूप से सरकार का फेलियर है और सरकार थकी हुई है, टायर्ड और रिटायर्ड की स्थिति में है। इसलिए अपराधी भी देख रहा है कि अभी रिटायर हो गई है सरकार समय के पहले, इसलिए अपराधी भी तांडव मचा रहे हैं। आलम यह है कि अब सरकार को इस मसले पर सफाई देनी पड़ रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो यहाँ तक कहते हैं कि ये वारदात चुनाव से पहले आरजेडी के लोगों ने ही अंजाम दी है। वो किस स्तर के बयान दे सकते हैं ये सब जानता है। अपने पिताजी के राह पर वो बढ़ चुके हैं। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके हम तो कहते हैं कि लगता है कि कोई अपराधी है तो प्रमाण के साथ उसके बारे में बताइए। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो, और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है, उसी से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं। उनको सुधरने की ज़रूरत है। राजद का नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, निवेशक भागता है, बिहार में पलायन की वातावरण बनता है। इसलिए राजद कांग्रेस कल्चर मुक्त बिहार इस बार साकार होगा और सब बिहारी इस को बड़ी मजबूती के साथ आने वाले पीढ़ी के लिए ये राजद कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के संकल्प, प्रधानमंत्री का विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूरा करेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह आरोप बैंक मैनेजर की मौत के बाद लगाया, लेकिन इससे पहले राज्य के SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम ने चुनाव से पहले बिहार में हो रही घटनाओं के लिए आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। तेजस्वी जी को मालूम है कि जो बिहार में अपराध हो रहा है, अपराध के पीछे अपराधी कौन है। जब पुलिसिया कार्रवाई होती है, संविधान और कानून का हाथ जब अपराधियों के घर तक जाता है तो पता चलता है कि महागठबंधन के संरक्षण प्राप्त है उन अपराधियों को। तो अपने अपराधियों को संरक्षण देने के लिए अपराध पर तेजस्वी यादव जी को बोलना पड़ता है। बल्कि तेजस्वी यादव जी उस पर भी बोलते कि अपराधी कौन है, अपराधी का संरक्षण कहां से प्राप्त है। ये तब जाके इनकी कलई खुल रही है जब कानून के राज में, नीतीश कुमार जी के राज में, सुशासन के राज में, एनडीए के शासन में जब कोई अपराधी करता है और अपराधी को अंजाम भुगतने के लिए कानूनी कार्रवाई होती है तो वह तार जुड़ा होता है महागठबंधन से, श्री तेजस्वी यादव जी से। पटना में गोपाल खेमका की हत्या के बाद से कानून व्यवस्था महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। पटना के कई चौक चौराहों पर बिहार में गुंडाराज के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर है। लालू यादव के दौर को जंगल राज बताने वाले बीजेपी और एनडीए के दलों को अब नीतीश सरकार पर हमला करने के लिए अपराध और वारदात को ही मुद्दा बनाया गया है।
तो बिहार में आपराधिक गतिविधियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार बढ़ते आपराधिक गतिविधियों की वजह से तो अब यहां की मौजूदा सरकार तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं और खुद अपने ही गठबंधन के साथियों के निशाने पर हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में एक्स फैक्टर बन गए हैं। अब उनकी जन स्वराज पार्टी इस चुनाव में क्या करेगी, कितनी सीटें हासिल करेगी, कितने वोट काटेगी, हर कोई इस पर सिर्फ कयास ही लगा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर किसी को भी नहीं बख्श रहे। वो ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक सभी पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार को तो पहले ही टायर्ड और रिटायर्ड घोषित कर चुके हैं। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, पलायन बंद हो ऐसी बात वो चाहते हैं। जहां तक आपने कहा दलों की बात, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि राजद को यहां वोट इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। कांग्रेस का यहां कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस राजद की पुछलग्गू पार्टी है। MIM हैदराबाद की पार्टी है, उसको बिहार में कोई जगह नहीं है। MIM राज्य के स्तर पर समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। 5 जीते 4 भाग के राजद में शामिल हो गए। तो इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दलों का कोई, बिहार में राजद दल है, बिहार में जदयू एक दल है, बिहार में भाजपा वाले हैं। तो एक गठबंधन जो है वो नीतीश भाजपा का गठबंधन है, बाकी उसमें जो लोग हैं वो सब छोटे बड़े पिछलग्गू दल हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड राजद का गठबंधन है। कांग्रेस का कोई बिहार में वजूद नहीं है, 5% से कम वोट आया है। तो बिहार के जनता के पास 3 ही विकल्प हैं। एक, जो व्यवस्था चल रही है उसको अगर चलाते रहना चाहते हैं तो आप नीतीश भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर इस व्यवस्था से आप परेशान हैं, इससे हटना चाहते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो लालू जी का जो लालटेन था, जंगल राज था, बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, जमीन की दखल करने वाले लोग, मर्डर, बदमाशी वाला राज चाहते हैं, उसको वापस लाइए। या आपके पास विकल्प है, एक नई व्यवस्था बनी है जो बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक दल बनाया है, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास शुरू हुआ है, आप उसके साथ जुड़िए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आपने अच्छा कहा, क्योंकि ये लोग ट्वीट से ही बिहार का भविष्य बनाना बिगाड़ना चाहते हैं। मैं रोज कहता हूं, राहुल गांधी देश में इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, 55 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई। उनकी पार्टी ने यहां 40 वर्ष से ज्यादा शासन किया है। कांग्रेस के राज में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना, और 55 साल के अपने उम्र होने के बाद भी, करीब 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी राहुल गांधी ने आज तक बिहार में चुनाव के बाहर एक रात नहीं बिताया है। भाई साहब इंग्लैंड गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, इटली गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आज तक बिहार में एक रात जिस नेता ने नहीं बिताया है वो बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य तय करना चाहता है। जिसको बिहार के 38 जिला का नाम नहीं मालूम है, वो बिहार के लोगों को आगे का रास्ता बता रहा है, तो इनको कौन भरोसा करेगा। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को ना कोई सुनता है, ना कोई बात करता है। लोग यहाँ पर राजद करती है, कांग्रेस उसका झोला ढोने वाली पार्टी है, झोला ढोते हैं ये लोग। पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष में कम से कम दसियों हजार बार कैबिनेट बैठी होगी, हजारों निर्णय लिए होंगे। 20 वर्ष में उनको यह ध्यान नहीं आया कि बिहार के लोगों को रोजगार देना है। आज जब 1 महीने के बाद चुनाव है और कैबिनेट का अब कार्यकाल मुश्किल से 3 महीना बचा है, तब आपको ध्यान आ रहा है। और अगर ध्यान आ रहा है तो अभी दो, 5 वर्ष के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा, फिर 5 वर्ष और बिहार को लूटेगा। और तो इनका कुछ है नहीं। अगर इनके पास 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़, 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए। 3 महीने बाकी है, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। हम लोग मान लेंगे कि हर महीने आप दे रहे हैं तो अगले 5 वर्ष भी दे देंगे।
तो प्रशांत किशोर तो सभी को एक एक कर घेरते हुए नजर आए। उन्होंने तो असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम को बाहर की पार्टी जरूर करार दिया और कहा कि यहां पर अब उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन वालों को एक तरह से कहा जाए कि महागठबंधन ने उन्हें मुंह नहीं लगाया। अब ओवैसी महागठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। उनकी कोशिश ये बताने की है कि मुसलमानों और मुसलमान वोटों के महागठबंधन कोई चिंता नहीं करता। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? दरअसल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ये चाह रहे थे कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो महागठबंधन के साथ में शामिल होकर लड़े। उन्होंने इसको लेकर बाकायदा कोशिश की, बाकायदा उनकी तरफ से पत्र लिखा गया महागठबंधन को। लेकिन महागठबंधन की तरफ से खासतौर से अगर बात करें बिहार इकाई की, तो उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है, उनके उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि महागठबंधन में एआईएमआईएम की फिलहाल नो एंट्री है। अब एआईएमआईएम आखिर इतनी उत्सुक है बिहार में चुनाव को लेकर, लेकिन क्या वहां की पैठ है? आपको ये भी बताएंगे कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो यहां पर किस तरह से एआईएमआईएम की भूमिका रही। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए एआईएमआईएम का सीमांचल में आखिर उदय किस तरह से हुआ। अगर बिहार चुनाव की बात करें तो 2020 में एंट्री हुई और कुल प्रदर्शन पे एक नजर डालें तो एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन 20 सीटों में से एआईएमआईएम ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि देखा जाए तो ये 5 सीट भी उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई। और अगर इस पूरे चुनाव में कुल वोट शेयर की बात की जाए तो 1.24% वोट शेयर 2020 के विधानसभा चुनाव में एक तरह से उन्होंने हासिल किया। खासतौर से जो मुस्लिम बाहुल सीट्स हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके, वहां पर एआईएमआईएम का अच्छा दबदबा नजर आया 2020 के चुनाव में। ये कौन कौन से इलाके थे? ये थे सीमांचल से जुड़े हुए इलाके, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। ये वो इलाके हैं जहां पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में एआईएमआईएम ने उतारा। 20 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। अब जो सीटें जीती गई वो कौन कौन सी थी ये भी जरा समझ लीजिए। ये वही सीटें हैं जहां पर अभी इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसका रिवाइव करने की जब तस्वीर है और सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीर भी यहीं से उठी। अब जीती गई सीटों को आप जरा समझिए। ये किशनगंज की ही कोचाधामन सीट थी जहां से इजहार अश्वी ने जीत हासिल की। बहादुरगंज, किशनगंज, अंजार नईमी यहां से जीत हासिल की। जोकीहाट, अररिया, शहनवाज आलम यहां से जीते। तो वहीं अब्दुल सुभान जो है उन्होंने जीत हासिल की और अख्तर ईमान जो थे वो एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जीत हासिल की। असर ये रहा कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो था उससे इस चुनाव में एआईएमआईएम ने काफी नुकसान पहुंचाया, बहुत डेंट किया। मुस्लिम वोट बैंक में एक तरह से विभाजन की तस्वीर नजर आई। हालांकि एनडीए को कई सीटों पर अप्रत्यक्ष लाभ एआईएमआईएम की मौजूदगी से जरूर उस चुनाव में मिला, लेकिन इसके बाद की स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई। यहां पर जो 4 विधायक थे वो एआईएमआईएम से छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। सिर्फ अख्तर ईमान जो थे वो ही एआईएमआईएम में रहे। अब एक बार फिर से पार्टी सीमांचल में सक्रिय हो गई है। ये बात 2020 की हुई। अब 2025 के अगर आकलन की बात करें तो एआईएमआईएम का प्लान क्या है? इंडिया ब्लॉक से दूरी तो हो चुकी है, ओवैसी साफ कर चुके हैं कि वन साइडेड लव अब नहीं होगा।
तीसरा मोर्चा या स्वतंत्र लड़ाई की तैयारी में अब एआईएमआईएम नजर आती है। सीमांचल, कोसी बेल्ट, मिथिलांचल पर अब फोकस किया जा रहा है और संभावित उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में 20 सीटों के थे, इस बार वो दायरा बढ़ाकर 40 से 50 सीटों पर अब ओवैसी अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। एआईएमआईएम जो लगातार बिहार के इस चुनाव में मुद्दे उठा रही है, वो वोटर लिस्ट संशोधन का मुद्दा है, बैकडोर एनआरसी का मुद्दा है, सीमांचल की गरीबी और पिछड़ेपन पर जोर लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय का सीधे सीधे प्रतिनिधित्व एआईएमआईएम के जरिए रहे, ये उनका फोकस है। अब 2025 में जो संभावित असर है वो जरा समझिए। मुस्लिम वोट बैंकों का बंटवारा होगा जो पिछली बार हुआ। महागठबंधन को एक बार फिर से नुकसान होने के आसार हैं और देखा जाए तो सीमांचल की 8 से 10 सीटों पर सीधी सीधी टक्कर नजर आएगी। विपक्ष एआईएमआईएम की मौजूदगी विपक्ष को कमजोर कर सकती है। एनडीए अप्रत्यक्ष रूप से एक बार फिर से लाभ में रह सकती है, जैसा कि 2020 में हुआ। हालांकि ये वो तमाम संभावनाएं जरूर जताई जा रही हैं, लेकिन वाकई में अब देखना होगा कि एआईएमआईएम चुनावी वक्त में आखिर किस तरह से यहां पर भूमिका में नजर आता है और उसके क्या परिणाम होंगे।